हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो मेरे पहले वीडियो का ही कंटिन्यूशन में है। लेकिन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। या तो सेम इंडिविजुअल ही फॉर्म करता है मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, या तो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अपोजिट सेक्स के मेल गैमेट को फॉर्म करेगा और फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगी। तो इसमें फॉर्मेशन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट्स, और जाइगोट्स जो है वो डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, चूँकि इसमें फ्यूज़न होता है तो अपोजिट सेक्स के या दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं जो फ्यूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट को। इस तरीके से इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपीज़ अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं। वो अपने, चूँकि उनमें दोनों तरफ से गैमेट मिलते हैं, उनको मेल की तरफ से भी, मदर की तरफ से भी गैमेट मिल रहा है, उनको फादर की तरफ से भी गैमेट मिलता है, वो दोनों ही गैमेट रिसीव करके ही बनते हैं। इस वजह से उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स को वो बियर करते हैं और वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने से पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एक सर्टेन स्टेज अचीव करनी होती है मैच्योरिटी की, जिसके बाद ही वो कैपेबल हो पाते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज है इसको हम बोलते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ये जो ग्रोथ फेज़ है ये अचीव करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रोथ फेज़ अचीव करने के बाद ही उनकी सेकंड फेज़ आती है जो होती है उनकी रिप्रोडक्टिव फेज़। जैसे ही ये जुवेनाइल फेज़ एंड करती है, ये शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज़ की। और ये रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है ये ज़्यादा विजिबल होती है, ज़्यादा क्लियर होती है, ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है आसानी से हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी मेरे वीडियो हैं, मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ग्रोथ फेज़ में आते हैं तो ग्रोथ फेज़ के बाद जो रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है इनकी, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में प्लांट्स और एनिमल्स इनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चरली भी होते हैं, ये चेंजेस फिजियोलॉजिकली यानी इंटरनली जो उनकी फिजियोलॉजी है उसमें भी होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बहुत आसानी से विजिबल हो जाते हैं। जैसे उनमें सेपल्स, पेटल्स, ये इनकी ब्राइटनेस, इनकी कलरफुलनेस, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप बाद में स्टडी करेंगे। अभी ये विजिबिलिटी होती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, साथ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि इंक्रीज एक्टिविटीज़ हो जाती है जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टिस हैं, साथ ही उसकी जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, एसेसरी डक्ट्स, उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं और उसमें हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में आते हैं। तो बहुत ये रिप्रोडक्टिव फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस देखने को मिलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि कुछ टर्म्स, जैसे अभी मैंने आपको नाम लिया गैमेट्स का, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आगे आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो उसमें ये टर्म्स ही यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, पहला है होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स में आप मेल और फीमेल गैमेट को मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। वो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में। जैसे अगर आप देखें लोअर ऑर्गेनिजम्स में, अगर आप एल्गी वगैरह में देखें तो आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो इसको आप, इस तरह के गैमेट्स को आप बोलते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स।
और दूसरे होते हैं हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं? हेट्रोगैमेट्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और इनमें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इनको लेबल किया जा सकता है कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। जैसे अगर आप देखें ह्यूमन बीइंग में जो गैमेट्स होते हैं ओवम और स्पर्म, इसको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ और टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म होता है बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। बाइसेक्सुअल या मोनोशियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ही पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बाइसेक्सुअल या प्लांट्स में मोनोशियस कहते हैं। और अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में फाउंड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और अगर प्लांट्स के टर्म्स की बात की जाए तो उनको हम बोलते हैं डायोशियस। हम बात करें प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल प्लांट्स हैं उनको हम पहचानते कैसे हैं? उनको पहचानते हैं हम उनके जो उसमें स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, उसको हम मेल प्लांट कहते हैं या उसको हम कहते हैं स्टैमिनेट। ठीक है, मेल प्लांट को हम क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट। और जो फीमेल प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट, क्योंकि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिल। जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से उनको स्टैमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ पे, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में जो हमारे आगे की इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम डिस्कस कर लें। तो इन इवेंट्स को हम 3 फेजेस में रखते हैं। ये फेजेस होती हैं आपकी प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, सेकंड होती है फर्टिलाइजेशन और तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और गैमेट्स मीन्स गैमेट्स, यानी ऐसी फेज जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा इसमें इंक्लूडेड है गैमेट ट्रांसफ़र। तो आपका जो ये प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ होता है इसमें गैमेट का प्रोडक्शन होता है और गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। और सेकेंड फेज़ जो है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमेट्स का। गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड फेज़ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल में फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट कैरेक्टर गैमेट्स का होता है कि ये हैप्लॉइड होते हैं। अब आप पूछेंगे ये हैप्लॉइड क्या होता है, तो इस टर्म को भी यहाँ थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं। एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सेल्स में, सबके जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जीन बियरिंग होते हैं और जीन्स को बियर करते हैं। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ऑर्गेनिज़म की, वो एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन से ले जाने का काम यह क्रोमोसोम्स ही करते हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसमें 23 पेयर्स यानी 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इनकी सेल्स में। और जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो गैमेट में हाफ पेयर जो होता है उसका, यानी कि 46 में से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं ये गैमेट्स में चले जाते हैं मेल से, और ही इसी तरह से फीमेल में से भी जाता है इसमें, और दोनों मिला के जब ये जाइगोट फॉर्म करता है तो जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल फॉर्म करता है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, जैसे मैंने अभी बात की थी ह्यूमन बीइंग की, तो इसकी सेल्स में रिडक्शन डिवीज़न होता है। रिडक्शन डिवीज़न का मतलब होता है कि जब सेल्स डिवाइड करती हैं, अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है सेल डिवीज़न, तो आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया इसका ज़रूर होगा कि जब हम डिवीज़न करते हैं, ये माइटोसिस और मियोसिस सेल्स में होते हैं डिवीज़न, तो मियोसिस एक रिडक्शन डिवीज़न है। जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं उसका हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ये
दूसरी सेल्स में जाता है, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होता है कि एग्जैक्ट डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की, और वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दूसरी सेल्स यानी डॉटर सेल्स में ये जाता है, ठीक है। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय रिडक्शन डिवीज़न होता है, इसलिए जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का ये गैमेट्स में आता है। और जितने भी हैप्लॉयड ऑर्गेनिज़म होते हैं, अगर आप कहें कि अगर हैप्लॉयड करेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्रोमोसोम्स उनके सेल्स में रहेंगे, ऐसा नहीं है। हैप्लॉयड में माइटोसिस होती है, जितने भी हैप्लॉयड ऑर्गेनिज़म हैं उनमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के कारण जो उनके गैमेट फॉर्म करते हैं वो हैप्लॉयड ही होते हैं। तो चाहे वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म हो, चाहे वो एक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज़म हो, जो भी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे वो गैमेट्स जो होंगे वो हैप्लॉयड ही होंगे, यानी उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही आएंगे, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लें। अगर हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे जितने भी मोनेरा हैं, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें जो पेरेंट्स हैं ये हैप्लॉयड हो सकते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी जो सेल्स होती हैं इनकी, वो माइटोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, और इसलिए जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और जो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और ह्यूमन बींग्स, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो इनकी जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो मदर सेल होती है जहाँ से गैमेट फॉर्म करता है, वो मियोटिक डिवीज़न के थ्रू जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, और जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो ये तो हो गया गैमेटोजेनेसिस की। अब हम बात करते हैं कि गैमेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ध्यान रखिए, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ में हैं, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स मूवेबल होते हैं, उसमें वो प्रोपल्शन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों ही प्रोपल्शन कर सकते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं उनको एक मीडियम चाहिए होता है, जिस मीडियम में वो प्रोपल्शन कर सकें, वो एक दूसरे तक पहुंच सकें, ठीक है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। अगर हम एल्गी और फंजाई की बात करें तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा सिंपल प्लांट्स भी हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरोफाइट्स हैं, इनमें भी वाटर एक मीडियम का काम करता है, जिससे गैमेट्स एक दूसरे को रीच करते हैं और एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि गैमेट्स जो हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि कहीं एक मेल गैमेट कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए बीच में रास्ते में। तो होता क्या है कि गैमेट, इसके लिए नेचर ने जो सिस्टम बनाया है कि मेल गैमेट्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि जो फ्यूजन के चांसेस हैं वो सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। और अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे सीड प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो सीड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स, नाम सुना होगा आपने। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कैरियर होते हैं, ये मेल गैमेट को कैरी करके ले जाते हैं फीमेल प्लांट्स तक, और वहाँ पे ये फीमेल गैमेट्स को ये फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स? जो स्टैमेन होता है उसके एंथर्स में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और इन पॉलन ग्रेन्स में होता है मेल गैमेट। ये ट्रांसफ़र होता है फीमेल प्लांट्स के स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा जो है वो पिस्टिल का ही पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टिग्मा पे जाने के बाद जो है पॉलन ग्रेन जो है वो डेवलप करता है एक पॉलन ट्यूब को, और पॉलन ट्यूब पहुंचती है नीचे स्टिग्मा में ओवरी तक, और ओवरी में नीचे पहुंच के पॉलन ग्रेन के थ्रू जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट को, और देन फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा ये गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की, यानी फर्टिलाइजेशन की। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का,
तो जाइगोट फॉर्म करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। ये दोनों टर्म्स आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाएंगे, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये याद रखना होगा कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन अल्टरनेटिव टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और बात करते हैं जाइगोट की। तो जाइगोट जो फॉर्म होता है उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें फादर से आते हैं। तो दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिला के एक डिप्लॉयड सेट बना लेते हैं। तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होता है और जाइगोट एक बेसिक सेल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसका जन्म होता है तो जाइगोट उसमें एक बेसिक सेल है जिसके थ्रू ही वो एक बेसिक सेल जो है बड़ी होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाती है। ठीक है, तो ये फ्यूजन एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये फ्यूजन इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल से मतलब है कि अगर फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है, किसी मीडियम में हो रहा है, तो इस तरह की हम फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं, मदर की बॉडी के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे एल्गी है, जो मोस्टली जो एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं, ऐसे प्लांट्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही मोस्टली उनके अंदर पाया जाता है, जैसे एल्गी है, फिश है, एम्फीबियंस हैं। तो इनमें क्या होता है कि फ़ीमेल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है इन एक्वेटिक मीडियम में, पानी में, और जो मेल है वो अपना गैमेट्स जो है वो डिस्चार्ज करते हैं इन एग्स पे, और वो इस तरह से फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब के सब किसके थ्रू फर्टिलाइजेशन पूरा करते हैं? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन में। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट की जो डेवलपमेंट है और एम्ब्रियोजेनेसिस है उसको हम स्टडी करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है वो उसमें जो जाइगोट है वो रिपीटेड सेल डिवीज़न के थ्रू एक एम्ब्रियो को फॉर्म करता है और एम्ब्रियो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? इसमें रिपीटेड सेल डिवीज़न होते हैं और ये सेल डिवीज़न क्या होते हैं? माइटोटिक होते हैं। माइटोटिक जो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, जिसमें रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स में आते हैं, तो ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। और इसमें उसी वक्त सेल डिफ्रेंशिएशन भी होता है। अब आप कहेंगे ये दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? तो सेल डिवीज़न हम बोलते हैं जो नंबर्स जो हैं वो सेल के इंक्रीज़ होते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। और सेल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफ्रेंशिएशन जो है ये जो सेल्स बनती है ना, इन सेल्स को ग्रुप करने में मदद करता है और इनमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस करता है, इनको स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म करने में इनकी हेल्प करता है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। सेल डिवीज़न इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इट हेल्प्स groups of cells to undergo certain modification to form a specialized tissue and organs। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे बॉडी में अगर रिपीटेड सेल डिवीज़न हो रहा है तो बॉडी का जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ हो रही है, और जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उससे अलग अलग टिश्यूज़ फॉर्म हो रहे हैं। अगर ब्लड टिश्यू फॉर्म करना है तो उसके लिए अलग डिफ्रेंशिएशन है, अगर दूसरे ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ये बनाने हैं तो उसके लिए अलग डिफ्रेंशिएशन है। तो दिस टर्म शुड बी फैमिलियर टू यू। अब ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगे। ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होने लगे तो ये किस फॉर्म में इनका जन्म होने वाला है ये डिपेंड करता है कि वेदर दे आर ओविपेरस और दे आर विविपेरस। ठीक है, अब ओविपेरस और विविपेरस क्या होते हैं, इसकी कैटेगरी क्यों रखी गई है ये भी देखा जाए। अगर एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू आते हैं जिसमें एग्स फॉर्म होते हैं तो मोस्टली जो ओविपेरस होते हैं, यानी
ऐसे एनिमल्स जो एग लेइंग करते हैं और जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो एग से हैच करते हैं, एग से बाहर निकलते हैं। और विविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जाइगोट जो है इनसाइड द बॉडी डेवलप करता है और उसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है इनसाइड द बॉडी होती है और जो यंग वंस को वो जन्म देते हैं। वो उसमें एग्स फॉर्म नहीं करते आउटसाइड द बॉडी और वो हैचिंग नहीं होती, उसमें डायरेक्ट यंग वंस ही जन्म लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी तक हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फ्लावरिंग प्लांट्स की बात भी कर लें। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे मैंने बताया था कि पॉलन ट्यूब डेवलप करती है पॉलन ग्रेन्स के थ्रू और वो पहुंचती है ओवरी तक, और ओवरी में जो फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल, वहाँ से मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू उसको फ्यूज़ करता है, वहाँ से फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जो जाइगोट होता है वो इनसाइड द ओव्यूल ही फॉर्म करता है। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्लांट्स में, फ्लावर में जो जितने भी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन हैं, ये सब क्या होते हैं, ये विदर कर जाते हैं, गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं उस प्लांट से, उस फ्लावर से। और तब जो जाइगोट है वो डेवलप करना शुरू करता है एम्ब्रियो में, और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो में डेवलप करता है। और ओव्यूल्स ये कहाँ से डेवलप करते हैं, ओव्यूल डेवलप करते हैं और बनाते हैं ये सीड को। जो सीड हम पाते हैं फ्रूट्स में, इसमें वो कहाँ से बनता है, वो ओव्यूल से बनता है। और जो ओवरी रहती है वो ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, और फ्रूट के चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प जो है ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, और फिर सीड का डिस्पर्सल होता है किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे एयर के, चाहे एनिमल्स के, चाहे वाटर के थ्रू। फिर ये सीड जहाँ जाता है वो सीड वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है और वो फिर नए प्लांट में ये जन्म लेता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म में वो मैंने समझाने की कोशिश की है काफ़ी सारे हेड्स के थ्रू, लेकिन ये हेड्स इतने इजी रखे हैं मैंने ताकि आप आसानी से उसको सिस्टमैटिक वे में समझते चलें। और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, एंड आई होप दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑल्सो दैट, so I hope you will like this video. So wish you all the best. Thank you very much.